हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज मैं आपको एक नया सेशन की शुरुआत कर रहा हूं जिसमें आपको करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और मैं इसकी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा जो एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने इसकी सीट तैयार की है और मैंने वीकली जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगे जो एग्जाम के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं उसको मैंने अपनी सीट में डाला है। आप इसको ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टीचर्स पॉइंट यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा और ये वाला जो आइकन है इसको देख लेना, उसी के हिसाब से आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, और ये जो मैं पीडीएफ करंट अफेयर्स की या फिर कोई भी मैथ का जो मैं टॉपिक कराता हूँ उसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ अपने, जिसका नाम है स्टडी विद पुनित। आप टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और उसको सर्च कर लेना वहां पर स्टडी विद पुनित को और ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये पीडीएफ और जो पुरानी पीडीएफ है मैथ वगैरह की जो सीट है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आपने सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आपको आए कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, सेशन पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना जिससे आगे बहुत ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको यूजफुल इफेक्टिव हो। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें लगाए हैं और पहला ही क्वेश्चन जो करंट के मुद्दे पर है। अभी तुमने देखा होगा क्या कि लद्दाख क्षेत्र में बहुत ज्यादा भारतीय सेना और चाइना के बीच बहुत ज्यादा झड़प हुई थी जिसमें भारतीय 20 सैनिक मारे गए थे 15 और 16 जून की रात को। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है। यहाँ पर इन्होंने स्मारक बनाए जाने की बात कही है भारतीय सेना ने। करंट का मुद्दा है, ठीक है, और स्ट्रेटजी का भी मुद्दा है। ठीक है, भारतीय रक्षा से संबंधित है। ठीक है, सिक्योरिटी से संबंधित है इंटरनल। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है भारतीय सेना ने गलवान झड़प के दौरान जो वीरगति को प्राप्त सैनिक हुए थे उनके लिए किस स्थान पर स्मारक बनाया है। वो बनाया है हमारा लद्दाख में। ठीक है, क्योंकि लद्दाख में ही उनकी उनकी झड़प हुई थी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 15 और 16 जून की रात को भारतीय सैनिक 20 भारतीय सैनिक और एक ऑफिसर था जिस जो कर्नल था, उनको लोहे की रॉड से और नाखूनों से उनको मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट भारतीय सेना ने बताया था, भारतीय सेना ने जारी किया था अपना स्टेटमेंट। लेकिन चाइना की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था कि हमने ऐसी कोई दुर्घटना भी की है या ऐसी कोई हमने क्या कहते हैं लड़ाई या झड़प की है। ठीक है, लेकिन भारतीय सेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था इसके बारे में, उन्होंने इसमें बताया था। अब इसके बारे में गलवान के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ये गलवान से क्वेश्चन आ सकता है, गलवान को एक्सप्लेन कर देता हूँ। गलवान क्या है? गलवान एक घाटी है। वो कहाँ पर है? गलवान घाटी है लद्दाख में। लद्दाख, लद्दाख और अस्काई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, ये भारत का ही हिस्सा था। इस पे भारत अपना संप्रभुत्व बताता है, लेकिन इसको चाइना ने क्या किया था, हड़प लिया था। अभी इस पर चाइना का कब्जा है। ठीक है, तो गलवान घाटी पर भी चाइना का कब्जा है। ठीक है, तो ये लद्दाख और अक्साई चीन के बीच में है। इसकी लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन बताओ, लोकेशन कहाँ पर है इसकी? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच। ठीक है, क्वेश्चन आएगा गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है, तो आप क्वेश्चन कर देना, क्या लगाओगे? लद्दाख और अक्साई चीन के बीच। अब मैं इस गलवान घाटी के बारे में बता देता हूँ। गलवान घाटी में एक नदी निकलती है जिसका नाम है गलवान नदी। गलवान नदी, ठीक है, गलवान नदी निकलती है गलवान घाटी से। ठीक है, और ये इसका जो फ्लो है, ये जो नदी है, ये कहाँ पर बहती है? लद्दाख में बहती है। कहाँ बहती है? लद्दाख क्षेत्र में बहती है। ठीक है,
लेकिन इसका जो सोर्स है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, गलवान नदी का। गलवान नदी कहाँ से निकलती है, ये गलवान घाटी से निकलती है। और वो कहाँ पर है गलवान घाटी, लद्दाख और अक्साई चीन के बीच। लेकिन इस नदी का जो सोर्स है वो क्या है, अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या है, इसका स्रोत या सोर्स कहते हैं। ठीक है, सोर्स मतलब होता है जहां से ये नदी निकलती है। स्रोत वही तो होगा जिस चीज से वो चीज निकली हुई है, तो वो उसका स्रोत है। ठीक है, तो अक्साई चीन से ये गलवान नदी निकलती है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में बहती है। और इस अक्साई चीन पर किसका कंट्रोल है बताओ, मैंने आपको बताया है अक्साई चीन पर किसका कंट्रोल है, अक्साई चीन पर चाइना का क्या है, कंट्रोल। ठीक है, चाइना इस पे अपना अधिकार जमाता है। ठीक है, लेकिन भारत ने अपना संप्रभुत्व इस पे बताया है कि ये मेरे एरिया में है, लेकिन इसने इस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं गलवान नदी के बारे में और बताता हूं मैं। गलवान नदी की, गलवान नदी जो विलय होती है, जब गलवान नदी बहती है उसके बाद एक नदी में जाके मिल जाती है, उसका नाम क्या है, सियोक नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गलवान घाटी में हमें अभी जो करंट मुद्दा है वो गलवान गलवान घाटी पर चल रहा है। वहां से गलवान नदी निकलती है। ठीक है, अक्साई चीन से, उसी के पार्ट है अक्साई चीन। वहां से गलवान नदी निकलती है, जो किस में जाके मिल जाती है, सियोक नदी में। किस में मिल जाती है, सियोक नदी में जाके मिल जाती है। और ये सियोक नदी, इसका जो अर्थ है वो मृतकों की नदी है। क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्या आ सकता है, सियोक नदी का अर्थ क्या है, सियोक नदी का मतलब क्या होता है, तो इसे कहते हैं मृतकों की नदी। ठीक है, सियोक नदी, इसी सियोक नदी की एक सहायक नदी है। इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी किसे कहते हैं, जो छोटी नदी होती है, जो बड़ी नदी में जाके मिल जाती है, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। तो इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम क्या है, नुब्रा। क्या नाम है उसका, नुब्रा नदी। क्या नाम है, नुब्रा नदी इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन आ सकता है सियोक नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, तो उसमें नुब्रा भी हो सकता है। ठीक है, और भी हो सकती हैं जो उस क्षेत्र में बहती है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बताता हूँ मैं, ये जो सियोक नदी है, अब आगे चलते हैं। ये जो सियोक नदी है, सियोक नदी बाद में कहां पर जाके मिल जाती है, हमारी बहुत बड़ी नदी है जो भारत से बहती है, लेकिन भारत में होकर बहती है, सॉरी, आती तो बाहर से है, तिब्बत से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है सिंधु नदी। तुमने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा होगा, तो सिंधु नदी है, वहां पर जाकर कौन मिल जाता है, ये जो सियोक नदी है उसमें मिल जाती है, सिंधु नदी में। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या क्या बताया मैंने, गलवान घाटी के बारे में बताया जो अक्साई चीन और तिब्बत के बीच में है, सिंपल। वहां से एक नदी निकलती है, गलवान नदी। ठीक है, जिसका स्रोत क्या है, अक्साई चीन। अक्साई चीन एक प्लेटू है। ठीक है, बहुत ऊंचा पठार है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, बर्फ बर्फ होती है। ठीक है, वहां से उसका स्रोत है ये अक्साई चीन, किसका, गलवान नदी का। ठीक है, गलवान नदी कहाँ से निकलती है, अक्साई चीन से निकलती है। और उस अक्साई चीन पर किसका कंट्रोल है, चाइना ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, गलवान नदी किस में जाके मिल जाती है, सियोक नदी में जाके मिल जाती है। सियोक नदी का अर्थ हिंदी में क्या है, सॉरी हिंदी में नहीं, सियोक नदी का मतलब मतलब क्या होता है, सियोक नदी का मतलब होता है मृतकों की नदी। क्या मतलब होता है, मृतकों की नदी। और इसके बाद सियोक नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा नदी। ध्यान रखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है, नुब्रा नदी। क्या इंपॉर्टेंट है, नुब्रा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सहायक नदी पूछ ली जाएगी। ठीक है, और ये जो सियोक नदी है ये किस में जाके मिल जाती है बताओ, लास्ट में किस में जाके मिल जाती है, सिंधु नदी में। और सिंधु नदी तुम्हें पता ही है, सिंधु नदी भारत की बहुत बड़ी बड़ी नदियों में से एक नदी है, जो ऊपर की साइड बहती है, उत्तर में बहती है, चाइना से, वो सॉरी, जम्मू कश्मीर से निकलती है। और सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का विवाद रहता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज और बात बात बताता हूँ मैं तुम्हें, ये जो गलवान घाटी है ना, ये क्या है, गलवान घाटी। इस गलवान घाटी का जो 80 किलोमीटर का एरिया है,
ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन यूपी टेट और सुपर टेट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम यूपी के और भी एग्जाम दोगे, यूपी में आ सकता है ये क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, 80 किलोमीटर का जो एरिया है गलवान घाटी का, उसे एक एडवेंचरर एडवेंचरर कहते हैं, जो जाबाज होते हैं, जो अन्वेषक होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, उसके नाम पर रखा गया था, जिसका नाम था रसूल गलवान। गुलाम रसूल गुलाम रसूल गलवान। दोबारा से लिख देता हूं मैं। ये जो गलवान घाटी है, इसका 80 किलोमीटर का एरिया, सॉरी, इस गलवान घाटी का 80 किलोमीटर का एरिया एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। इसका नाम 80 किलोमीटर के एरिया का, जिसका नाम है गुलाम रसूल गलवान, इस घाटी का नाम। ठीक है, ये गुलाम रसूल गलवान था कौन? ये एक एडवेंचरर था। एडवेंचरर को कहते हैं हम खोजकर्ता, जो राह दिखाते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं उनको राह दिखाते हैं। ठीक है, उस पर्वत पर चढ़ने के लिए, या कोई भी माउंट की जो माउंट सबमिट करते हैं लोग, उनको जो राह दिखाते हैं उनको एडवेंचरर कहते हैं। इनको खोजकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? खोजकर्ता, एक्सप्लोरर। ठीक है, और एडवेंचरर को कहते हैं जावाज। ठीक है, तो किसके नाम पर रखा गया था? 80 किलोमीटर का जो एरिया है गलवान घाटी का, उसका जो नाम था वो रखा गया था गुलाम रसूल गलवान के नाम पर। ठीक है, यहां से इतना ही आएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो गलवान घाटी है, जैसे हमने मान लिया ये कोई घाटी है, गलवान घाटी, सॉरी, ऐसे तो मैप तो यहाँ पर है नहीं। खैर चलो कोई नहीं, मैं आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ही डिटेल में बता देता हूँ। जो गलवान घाटी है ना, उसके गलवान घाटी की जो पूरब है, सॉरी, इस तरीके से है ये गलवान घाटी, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर गलवान घाटी है, ठीक है, इसके पूरब में एक रेंज है। क्या है? एक रेंज है, जो रेंज को कहते हैं हम श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। एक रेंज है इसके पूरब में, ये गलवान घाटी हो गई। ठीक है, गलवान घाटी, इसके पूरब में, ये पूरब हो गया। ठीक है, यानी कि अगर ऊपर होता तो उत्तर हो जाता, ये साइड में है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है इस साइड को। ठीक है, तो ये पूरा भी हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक रेंज है, एक पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है काराकोरम। क्या है नाम इसका? काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या, गलवान घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उसमें ये ऑप्शन भी हो सकता है, काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिम में। यानी कि काराकोरम पूरब में है, तो ये चीज क्या हो गई? पश्चिम में हो गई। दूसरी बात, ये जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस पर एक चोटी है। क्या है इस पे? एक चोटी, में इसको दर्शा देता हूं। इस पर एक चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? K2। नाम तुमने सुना होगा। क्या है जिसका नाम? K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, K2। मैंने क्या बताया तुम्हें? गलवान घाटी के पूरब में काराकोरम रेंज है। काराकोरम रेंज क्या होता है? रेंज बहुत सारी पर्वतमालाएं होती हैं, जिसमें बहुत सारी चोटियां होती हैं, बहुत सारे पर्वत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चोटी है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, जिसका नाम है K2। K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारतीय धरती पर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत, तो तुम्हें पता है क्या है? माउंट एवरेस्ट। वो लेकिन नेपाल में है, भारत की टेरिटोरी में नहीं है, भारत की सीमा में नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 है।
हमेशा याद रखना। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये भारतीय जमीन पर है। भारत की जो जमीन है, ऊपर का जो पार्ट है मैप में, इस तरीके से ऊपर का जो पार्ट है, मुझसे मैप ठीक से बनाना नहीं आता, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, तो ये जो रेंज है वो इस तरीके से जा रही है, यहाँ से इस तरीके से जा रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक चोटी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर चोटी है K2, तो ये भारतीय सीमा में है। ठीक है, भारतीय सीमा में है K2, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये काराकोरम है। ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर K2 जो पर्वत है वो सबसे ऊंचा पर्वत है भारत का, जिसे हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और ये क्वेश्चन यहाँ से आते क्यों हैं, देखो मैंने तुम्हें कैसे लिंक कराया इस सारी चीज को। मैंने तुम्हें क्या पढ़ा रहा था, मैं गलवान घाटी पढ़ा रहा था। गलवान घाटी किससे रिलेटेड है, लद्दाख से रिलेटेड है। लद्दाख अक्साई चीन। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्या है, वहां से जो नदी निकल रही है, वहां पर विवाद है किसके बीच में, भारत और चाइना के बीच में, तो गलवान नदी हो गया। ठीक है, गलवान नदी से क्या क्या जुड़ गया, सिंधु नदी जुड़ गई। ठीक है, श्योक नदी जुड़ गई, नुब्रा जुड़ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो गलवान घाटी है वो किसके पश्चिम में है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के, और गलवान घाटी के पूरब में क्या है, काराकोरम। तो यहाँ पर जुड़ गया, नहीं जुड़ गया, ये काराकोरम पर कौन सी चोटी है, K2 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जुड़ जाते हैं। हम कहते हैं ना यार ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, ये पता नहीं क्या सिलेबस में, तो हमारे गलवान घाटी है और पूछ लिया ये चीज, लेकिन ये लिंक हो जाता है वहां तक। ठीक है, ये बहुत लंबा लिंक होता है और क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लिया जाता है। तो मैं इस चीज के लिए बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन हमेशा ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई क्या है, 8,850। 8,850, पहले 48 था। ठीक है, अब वो 2 मीटर और बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या हो गया, 8,850। ये तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, जो मैंने बताया है एक्सप्लेनेशन पहले ही क्वेश्चन की, बहुत अच्छे से बताई है, याद रखना इस चीज को। याद रखना, सिंधु नदी में मिल जाती है कौन सी नदी, श्योक नदी। और श्योक नदी की सहायक नदी कौन सी है, नुब्रा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, नोबेल पुरस्कार अनाउंस हुए हैं। और नोबेल प्राइज से हमेशा हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने 2020 मेडिसिन नोबेल पुरस्कार जीता है। मेडिसिन मतलब चिकित्सा, सॉरी, चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो पहला ऑप्शन है हावी आल्टर, माइकल ह्यूटन, चार्ल्स राइस और उपयुक्त सभी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि हॉवी ऑल्टर को भी मिला है ये, माइकल ह्यूटन को भी मिला है और चार्ल्स राइस को भी मिला है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार के बारे में हम देख लेते हैं, नोबेल पुरस्कार होता क्या है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, नोबेल नोबेल पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो हमेशा याद रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, हमेशा याद रखना। इसके पॉइंट क्या क्या है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, और ये विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में, सॉरी, विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार। ये पुरस्कार कब दिया जाता है, ये पुरस्कार दिया जाता है जब जब कोई आदमी या कोई वैज्ञानिक समाज के कल्याण के लिए एक अच्छी चीज की खोज करता है। ठीक है, हमेशा एक कीवर्ड याद रखना, क्या, समाज के हित में, समाज के कल्याण के लिए किसी चीज को खोजा जाता है, तब ये प्राइज उसको दिया जाता है। समझ में आया। जब नोबल, जो अल्फ्रेड नोबल थे, जिनके नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया था, उन्होंने किसकी खोज की थी, किसकी खोज की थी बताओ,
डायनामाइट की। किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। चलो मैं ठीक से ही बता देता हूँ इसको। ठीक है, ये आ गया यहाँ तक। ये 2 पॉइंट हो गए इसके नोबेल पुरस्कार के। ठीक है, इसमें नोबेल पुरस्कार दिया किस किस क्षेत्र में जाता है बताओ? नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसके क्षेत्र में दिया जाएगा? शांति के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद साहित्य, किसके क्षेत्र में? साहित्य। उसके बाद किसके क्षेत्र में दिया जाता है ये? भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। और एक और है, उसका नाम है अर्थशास्त्र। 3 और 3 6, 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, हमेशा याद रखना। अब इस नोबेल पुरस्कार को देता कौन है? एक स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन, स्वीडन एक देश है, वहां पर एक क्या कहते हैं, संगठन बनाया हुआ है, वो इस प्राइज को अनाउंस करता है। ऐसा हुआ था, जो डायनामाइट थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, उनका जो 1900 नहीं सॉरी 1867 का जो डायनामाइट का जो मतलब आविष्कार था, इनके ये किसके नाम पर रखा गया था? नोबेल पुरस्कार वो रखा गया था डायनामाइट के। ठीक है, किसके नाम पर? डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने खोज की थी, किसकी की थी? डायनामाइट की। ठीक है, कब की थी ये? 1867 में की थी। ये इंपॉर्टेंट है डेट। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, या फिर डायनामाइट की खोज किसने की थी? तो वो किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अब जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो इन्होंने जो अपनी पूरी संपत्ति थी, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने जब इनकी मृत्यु हुई, तो इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति एक संगठन को दान दे दी थी, और उससे ये बोला था कि ये जो मेरी संपत्ति है, ठीक है, इससे जो ब्याज मिलेगा, उससे तुम्हें किसी एक ऐसे व्यक्ति को, ठीक है, पुरस्कार देना है जिसने जन कल्याण के लिए या फिर लोगों के हित के लिए कि कोई नई विशेष चीज खोजी हो। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने ये मरते वक्त कहा था कि ये जो मेरी संपत्ति है, इसके ब्याज से जो राशि तुम्हें प्राप्त होगी, ठीक है, उस वो राशि तुम्हें क्या किसी एक ऐसे व्यक्ति को देनी है जिसने जनता के कल्याण के लिए या लोक हित में, ठीक है, किसी वैक्सीन को या फिर कोई ऐसी खोज की हो जो कल्याणकारी हो, ठीक है, विश्व कल्याण के लिए। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम पे ये चीज बोली थी, और जब से ही ये स्वीडन जो स्वीडन देश है, वहां वहां पर एक संगठन है, ठीक है, स्टॉकहोम में, वो इसको पुरस्कार को प्रदान करता है। ठीक है, अब इसमें दो चीज है, एक शांति का नोबेल पुरस्कार है और एक ये सारे हैं। ठीक है, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, हमेशा याद रखना, क्या ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे। हमेशा याद रखना, इसमें से जो एक पुरस्कार है शांति का नोबेल पुरस्कार, वो नॉर्वे एक देश है उसके द्वारा दिया जाता है, और इसीलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है ये? इंपोर्टेंट, क्योंकि ये सबसे अलग है। ये जो अर्थशास्त्र वाला था, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था, इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ये क्या नाम है, यूपी यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है, और सीजीएल वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, अर्थशास्त्र वाले को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1968 में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलता है? एक तो हमें मिलता है प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र, प्लस और क्या मिलता है? 10 लाख अमेरिकी डॉलर। इसकी राशि पूछ ली जाती है, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, हमेशा याद रखना, इसमें क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र, ठीक है, जिसको सर्टिफिकेट कहते हैं, और 10 लाख की अमेरिकी डॉलर की राशि मिलती है। ठीक है, 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। ठीक है, इसमें
और कुछ नहीं है, बस इतना ही है सर नोबेल पुरस्कार में। तो क्या क्या याद रखोगे आप इसमें? चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है होवी अल्टर को, माइकल ह्यूटन को और चार्ल्स राइस को। ठीक है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी बताओ? 1901 में। ठीक है, विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नहीं आई बात समझ में? विज्ञान के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्र हैं इसके: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार था वो किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1968 में। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे देश के द्वारा। और सारे जो पुरस्कार हैं, ये मैंने नहीं बताया, शायद बता दिया था। ठीक है, और सारे जो पुरस्कार हैं ये वाले अर्थशास्त्र का भी, ठीक है, ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये देता है स्वीडन। कौन देता है ये? स्वीडन। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबल के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया था। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी बताओ? अल्फ्रेड नोबल ने खोज की थी डायनामाइट की। किसकी? डायनामाइट की। कब की थी? 1867 में। इसमें क्या क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 10 लाख अमेरिकी डॉलर मिलते हैं। आगे बात समझ में? पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इरेज कर दूं। ये पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनित, वहां पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहां पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको देख लेना। जब एक दो बार आप इसको चीज को देख लोगे जो मैंने समझाया है, आपको कभी भी इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या थी? यूपी टेट में और सुपर टेट में ये थीम बहुत पूछी जाती है। जैसे जलवायु परिवर्तन, अभी जलवायु सम्मेलन हुआ है, उसकी थीम बताइए। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ है, उसकी थीम बताइए। या फिर विज्ञान समिट हुई है, विज्ञान सम्मेलन हुआ है, या विज्ञान का कोई मतलब एक तरीके से बैठक हुई है, तो उसकी क्या थीम थी? ठीक है, तो इस तरीके से थीम बहुत पूछी जाती है। तो मैंने इसका क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 4 अक्टूबर से कब तक? 10 अक्टूबर तक। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है, अभी बनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? सैटेलाइट इम्प्रूव्स लाइफ। क्या थी? सैटेलाइट इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब होता है, इम्प्रूव मतलब हमारे जीवन शैली में जो योगदान देती हैं या जीवन शैली को जो बढ़ाती हैं, इम्प्रूव करती हैं, ठीक है, उसका लेवल हाई करती हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, इम्प्रूव, सैटेलाइट इम्प्रूव्स लाइफ। ठीक है, इसका सप्ताह पूछ लिया जाएगा आपसे। सप्ताह बता देना, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से बस इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट टाइम क्या हुआ था, सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सौरभ चौधरी से। किससे? सौरभ चौधरी। सौरभ, सॉरी, क्या लिख दिया ये? चौधरी। चौधरी। ठीक है, सौरभ चौधरी से क्वेश्चन पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से थे। कहां से थे? मेरठ, इसलिए ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, और ये सबसे कम युवा खिलाड़ी थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक में, सॉरी ओलंपिक में नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस में जीता था, लेकिन इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बहुत सबसे कम उम्र के युवा थे ये, मतलब शूटिंग में। ये किससे रिलेटेड थे? शूटिंग से। किससे? शूटिंग। इसीलिए ये क्वेश्चन यहां से बना था। ठीक है,
अब ऐसे ही क्वेश्चन मैंने अभी डाले हुए हैं इसमें, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है हाँ इसमें दो, इस दो को मिला था ये, उसको मैं बता देता हूँ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। अभी ऑनलाइन जो शूटिंग चैंपियनशिप थी वो हुई थी, वो किसने जीती थी? ठीक है, उसमें जो आंसर है वो यशस्विनी देसवाल है और विष्णु शिवराज पांडियन। कौन कौन है? यशस्विनी देसवाल, याद रखना, यशस्विनी देसवाल अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन, सॉरी क्या थी ये? ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, ऑनलाइन, ठीक है, शूटिंग चैंपियनशिप थी, किसने जीती थी? विष्णु शिवराज पांडियन और यशस्विनी देसवाल। ठीक है, अब इनके मैंने फोटो यहाँ पर डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा तुम, ऐसा होता है ना, मतलब चीज को जो देख लेते हैं तो हमारे ज्यादा समय तक याद रहती है। तो मैंने इनके पिक्स वगैरह यहाँ पर डाल दी हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में पिक्स तो नहीं आएंगी लेकिन इससे रिलेटेड चीज हमें याद रह जाती है। ठीक है, तो ये कौन है? विष्णु पांडियन है, और ये कौन है? यशस्विनी देसवाल। ठीक है, विष्णु शिवराज पांडियन और यशस्विनी देसवाल। ठीक है, इन्होंने ऑनलाइन चैंपियनशिप, शूटिंग चैंपियनशिप जो है वो जीती है। ठीक है, याद रखिए। अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस, हम शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और शिक्षक जो है वो निर्माणकर्ता होता है, बताया है। ठीक है, सीडीपी में आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा, निर्माणकर्ता होता है, सहायक कर्ता होता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक, ध्यान रखना, वो नहीं है 5 सितंबर को, तो सॉरी क्या होता है, बाल दिवस होता है शायद। ठीक है, और ये विश्व शिक्षक दिवस है, वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, क्या? वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, ये मनाया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखना, 5 अक्टूबर को ये मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के नए और चौथे उपराज्यपाल, उपराज्यपाल मतलब डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर होता है आरबीआई में, एक क्या होता है? गवर्नर। जो कौन है अभी? शशिकांत, शशिकांत, एक ही होता है ये। ठीक है, गवर्नर। और चार कौन होते हैं इसको असिस्ट करने के लिए, इसके सहायक होते हैं, वो होते हैं डिप्टी गवर्नर। ठीक है, कितने होते हैं ये? चार। ठीक है, उसमें से जो चौथा गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, उसको अभी नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसका नाम पूछा है, क्या है उसका नाम चौथे डिप्टी गवर्नर का? यम राजेश्वर राव। क्या नाम है उसका? यम राजेश्वर राव। ठीक है, याद रखना, ये डिप्टी गवर्नर हैं, और इनकी मैंने तस्वीर यहाँ पर लगा दी है, ये आरबीआई का लोगो है। ठीक है, और ये उनकी तस्वीर है। ठीक है, तो आरबीआई में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक गवर्नर होता है, एनओआर, और चार क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर, सॉरी गलत हो गया, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, वो चार कौन कौन से हैं? माइकल देवव्रत पात्र, एम के जैन, बीपी कानूनगो और एम राजेश्वर। ठीक है, ये चारों क्या हैं? डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, माइकल देवव्रत पात्रा, एम के जैन, बीपी कानूनगो और यम राजेश्वर राव। इसमें हमसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन नहीं है, तो तीन डाल दिए जाएंगे, एक हटा दिया जाएगा, तो उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, शशिकांत डाल देंगे जो कि गवर्नर है, और हमसे पूछ लेंगे डिप्टी गवर्नर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमारा पैसे का लेन देन कौन करता है? सारा आरबीआई रेगुलेट करती है। ठीक है, सारी बैंकों को, तो आरबीआई के गवर्नर हमें पता होना चाहिए वो कौन है। ठीक है, तो वो है शशिकांत दास। अभी जो नोट आ रहे हैं उस पर लिखा हुआ है, उनके सिग्नेचर आते हैं नीचे, नाम भी लिखा रहता है शशिकांत दास, ध्यान रखना। आरबीआई का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है,
कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है। स्थापना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? आरबीआई और एसबीआई याद रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता। ठीक है। कोलकाता में क्यों हुई थी? क्योंकि 1935 में कौन रूल कर रहा था हम पर? अंग्रेज रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहा था 1935 में? अंग्रेज। और अंग्रेजों का सारा जो रेगुलेशन था, सारा जो सेटअप था, वो कहाँ पर था? बंगाल, कोलकाता में। ठीक है। क्योंकि वो बंगाल में उस साइड ही उनका ज्यादा प्रभुत्व था, ज्यादा शक्ति कहाँ पर फैलाई थी उन्होंने? बंगाल वाले एरिया में। तो वहां पर ही बैंक का निर्माण हुआ था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। कौन सी? आरबीआई का। ठीक है, याद रखना। एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? अभी हाल ही में एयरफोर्स डे गया है। ठीक है। जिसमें अभी हाल ही में गया है एयरफोर्स डे, किस दिन मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अक्टूबर को। किस दिन? 8 अक्टूबर। ठीक है, याद रखना। अच्छा, एयरफोर्स का लोगो पता है क्या है? मतलब उसका जो स्लोगन है वो है टच द स्काई विद ग्लोरी। ये वैसे ही एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद होना चाहिए, हमारी सेना है। ठीक है। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है और टच द स्काई विद ग्लोरी इसका स्लोगन है। ठीक है। अब देखना, अब ये पूछ लिया जाता है, क्या पूछा जाता है? इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपनी 28वीं वर्षगांठ मनाएगी। ये इस यहाँ से कुछ नहीं आएगा। भारतीय वायुसेना की आधिकारिक तौर पर स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बताओ। 8 अक्टूबर 1932। ये डेट पूछ ली जाएगी आपसे। 8 अक्टूबर को इसका बर्थडे मनाया जाता है एयरफोर्स का। और 1932, ये जो डेट है 1932, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। और ये जो किस तरीके से की गई थी? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा की गई थी, रॉयल भारतीय वायुसेना के रूप में। किस नाम से की गई थी? रॉयल भारतीय वायु सेना, इस नाम से की गई थी। ठीक है। फिर इसका बाद में 1950 में जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो 1950 में क्या हुआ था? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय वायुसेना कर दिया गया, इसका नाम बदलकर। कब? 1950 में। ठीक है। और यहाँ से इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है बताओ? राकेश कुमार भदौरिया। कौन? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, याद रहेगी ये चीज। इसके अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष को क्या कहते हैं बताओ? एयर चीफ मार्शल। क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। गलत हो गई स्पेलिंग, MARC। ठीक है। क्या कहते हैं? मार्शल, SCL। ठीक है। एयर चीफ मार्शल क्या कहते हैं? वायुसेना के अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। एयर मार्शल, एयर मार्शल अलग होता है, ये ध्यान रखना। एयर चीफ, चीफ कहते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और इसका नाम क्या है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। वैसे यूपी टेट और सुपर टेट में तो ये चीज नहीं आएगी, लेकिन एक चीज यहाँ से पूछी जाती है। ये जो इसका, इसके जो रैंक है, एयरफोर्स की जो रैंक है, उसका काल, इसका इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सा आता है इसकी रैंक में। तो पहले कौन सा आता है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट। मुझे ध्यान नहीं है सीधा, मतलब जानकारी गलती हो जाएगी। मतलब फ्लाइट लेफ्टिनेंट आता है, उसके बाद शायद स्क्वाड्रन लीडर आता है। ठीक है। फिर विंग कमांडर आता है, फिर ग्रुप कैप्टन आता है, फिर जानकारी नहीं है पूरी ठीक तरीके से। चलो कोई नहीं, मैं बाद में बताऊंगा इस चीज को, क्या इसका जो रैंक है वो तीनों सेनाओं का बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हम सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो वर्ष 2020 के केमिस्ट नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है केमिस्ट्री का। ठीक है, क्या है ये केमिस्ट, केमिस्ट किसे कहते हैं, केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री यानी कि रसायन, रसायन का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो वो मिला है 2 लोगों को मिला है, और जिनके नाम क्या क्या है, एमेनुअल कॉर्पेंटिए, ठीक है, कॉर्पेंटर से याद रख लेना, ठीक है, कॉर्पेंटर से, कॉर्पेंटर कहते हैं किसको, बढ़ई को, ठीक है, एमेनुअल कॉर्पेंट्रिए, इनको रसायन का वो मिला है पुरस्कार, और जेनिफर ए डोडोना, क्या नाम है इनका, जेनिफर ए डोडोना, ठीक है, ये नाम बड़े मतलब खतरनाक से हैं एकदम से, एमेनुअल कारपेंटिए और जेनिफर ए डोडोना, ठीक है, इन्हें ये किस खोज में मिला है, ये मिला है जीनोम एडिटिंग नई पद्धति, ठीक है, एक जीनोम पद्धति इन्होंने खोज की है, जीनोम पद्धति की, जिसका नाम है जीनोम एडिटिंग नई पद्धति, खोजने के लिए इनको दिया गया है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है किस लिए दिया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोम एडिटिंग पद्धति, नई पद्धति इन्होंने खोजी है, रसायन विज्ञान के लिए दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार कौन देता है, मैंने तुम्हें बताया है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है, क्या नाम है उसका, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन। और मैंने बताया था दूसरा जो शांति का पुरस्कार है जो अलग देता है वो कौन देता है, वो देता है नॉर्वे, ठीक है, और ये किसने दिया है, ये दिया है स्टॉकहोम स्वीडन ने, ठीक है, और उसमें कौन सी एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, ये कौन देता है, और जो 5 पुरस्कार बचे बचे वो कौन देता है, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन, ठीक है, और जो शांति का पुरस्कार है वो कौन देता है, नॉर्वे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, भारत के पहले 5 पशु पुल निम्नलिखित में से किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे पर बनाए जाएंगे, ठीक है, पहले 5 पुल भारत में पहली बार ये हो रहा है, ठीक है, और 5 पुलों का निर्माण हो रहा है, कहां पर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो एक्सप्रेस वे होते हैं जहां पर बहुत सारी लाइन होती हैं, मतलब गाड़ियों की, तुमने देखा होगा एक साथ कई कई लाइन में गाड़ी चलती हैं, 8-8 16-16 लाइन की गाड़ी होती हैं, लाइन की रोड होती है, वहां पर चलती हैं, वहां पर क्या है, उस ऐसे ऐसे एक्सप्रेस वे जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे हैं वहां पर ये 5 पशु पुल बनाए जा रहे हैं, एनिमल ब्रिज, इनको क्या कहेंगे, एनिमल ब्रिज, ठीक है, ये बनाए जा रहे हैं, भारत में पहली बार हो रहा है। अच्छा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी ये तुम्हें पता है, अच्छा तुमने देखा होगा सड़क दुर्घटना में, जहां तुम जाते हो सड़क दुर्घटना में बहुत सारे जानवर मारे जाते हैं, तुमने देखा होगा, कभी कुत्ता मरा पड़ा है, बिल्ली मरी पड़ी है, या कोई गीदड़ निकलता हुआ जा रहा होगा तो कोई टक्कर मार गया, मर गया, ठीक है, तो क्या होता है, ये उसी के लिए, ताकि उनकी आपातकालीन ये दुर्घटना ना हो, ठीक है, पशुओं की मृत्यु ना हो, तो उसके लिए ये 5 पुलों का निर्माण कराया जा रहा है भारत में। और ये तुमने देखा होगा ये बड़े बड़े एक्सप्रेस वे पर होता है, जैसे कोहरा आ रहा है तो उन जो गाड़ी होती है उनकी एक्सप्रेस वे पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो मारे जाते हैं वहां पर। और एक आंकड़े के मुताबिक यूएसए में हर साल 10 लाख जानवर मारे जाते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज को, 10 लाख जानवर अमेरिका में मारे जाते हैं, एक आंकड़ा, मैंने इस चीज को पढ़ा था मैंने एक जगह, तो वहां पर ये लिखा हुआ था, एक शोध हुआ था उसमें 10 लाख जानवर एक साल में अमेरिका में मारे जाते हैं, ठीक है, सड़क दुर्घटना में। तो भारत के पहले 5 पशु पुल कहां पर बन रहे हैं, कौन से एक्सप्रेस वे पर बन रहे हैं बताओ, ये दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है, दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस वे, वहां पर ये बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पहला एक्सप्रेस वे था विश्व का, विश्व में पहला जो पशु पुल था, सॉरी पशु पुल, वो कहाँ कब बना था, ये बना था 1950 में, कहाँ बना था ये बताओ, फ्रांस में, ये हमेशा याद रखना। पहला जो एक्सप्रेस पुल था, जो पहला जो मतलब क्या कहते हैं एनिमल ब्रिज था, एनिमल ब्रिज पशु पुल, ये कब बना था, 1950 में, कब बना था 1950 में, और कहाँ बना था ये, फ्रांस में, ठीक है, और भारत में कहाँ पर बन रहा है, दिल्ली मुंबई हाईवे पर, दिल्ली मुंबई हाईवे पर बन रहा है। मैं इसकी आपको तस्वीर बता देता हूँ कौन सी है, ये देखो इस तरीके से,
ये एक्सप्रेस वे है, ये हाईवे जा रहा है, तुमने देखा है, ये हाईवे है, ठीक है, और उसके ऊपर ये पुल बना दिया गया, ठीक है। अब क्या है, जानवर जब भी क्रॉस करेगा इस हाईवे को, यहां से क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, वो ऊपर से ऊपर जंगलों से होता हुआ, ठीक है, इस पुल के द्वारा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, ये एक्सप्रेस वे है, ठीक है, यहाँ पर ये पुल बना दिया गया है, और जब भी जानवर इसको क्रॉस करेगा ये ऊपर ही ऊपर करेगा, यहाँ पर इनको कोई भी दुर्घटना नहीं होगी, उनकी क्षति नहीं होगी, जिससे हमारा पर्यावरण जो है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को। और जो विश्व का सबसे बड़ा पशु पुल है वो कहाँ पर है? विश्व का सबसे बड़ा पशु पुल, विश्व का सबसे बड़ा पशु पुल, बताओ कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड में। कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड में विश्व का सबसे बड़ा पशु पुल है, ठीक है, जिसका नाम बहुत बड़ा सा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, NATUW है, नेटुर बर्ग, BRUG, ठीक है। दोबारा से लिख देता हूं, NATUR BRUG, जेंडई, JZANDERIJ, ठीक है। और करेलू, CRAILW। ये नाम तो कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना, और नाम भी आ जाए तो तुम्हें दूर से दिख जाएगा, जो सबसे बड़ा नाम होगा वही उस पुल का नाम होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा पशु पुल है। ये पशु पुल है, याद रखना ना, पुल नहीं है, सिर्फ पशु पुल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? नेटुरबर्ग जेंड्रेज करेलू। ये तो मुझे भी याद नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पुल है, और ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आ सकती है, ये है नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? नीदरलैंड के अंदर। तो याद रखना, भारत में पहले पांच पांच पशु पुल बनाए जा रहे हैं, वो कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाए जा रहे हैं। और विश्व का सबसे पहला जो पशु पुल था वो 1950 में बना था। कहाँ पर बना था? फ्रांस में, ठीक है। और ये क्यों बनाए जा रहे हैं? सड़क दुर्घटना में जानवरों की मृत्यु ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने, मैं आपको इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चनों की, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो क्वेश्चन को हम करते रहेंगे, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, जब तक तुम्हें इंटरनल उसके बारे में पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन आया कहाँ से उठ के, तो वो जब तक याद भी नहीं होगा, और ऐसे याद करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन शायद ये ना आए जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उस पर डिपेंड आ जाए, ठीक है। तो वो आपको याद रहेगी चीज, और वो आप आराम से कर भी दोगे, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। उच्च शिक्षा में एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, किसने? गोवा सरकार ने। किसने कही है? गोवा सरकार ने। उसका नाम क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने उच्च शिक्षा, ठीक है, ई लर्निंग के लिए दस्तवो यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है? किस नाम से है ये? डिस्टिवो, DISTAVO, डिस्टिवो यूट्यूब चैनल है ये, यूट्यूब। मैंने इसको सर्च किया था, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये चीज मिली नहीं कि कौन सा चैनल बनाया है। शायद ये टीवी प्रोग्राम से रिलेटेड चैनल है। मैंने इसको सर्च किया था यूट्यूब पर, मुझे नहीं मिला, ठीक है। शायद अब आ गया हो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये उच्च शिक्षा में ई लर्निंग के लिए बनाया गया है, दृष्टिवो यूट्यूब चैनल, ठीक है। ये किस सरकार ने बनाया है? गोवा सरकार ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग के लिए, याद रखना। अच्छा, ब्रिक्स से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्रिक्स जो समिट होती हैं, ब्रिक्स जो सम्मेलन होते हैं, ये याद रखना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020, ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा? नवंबर में इसका संस्करण आ रहा है, ठीक है, ब्रिक्स का। ब्रिक्स जो समिट होती हैं, जो नवंबर में होगी, वो कौन सी समिट है जो होने वाली है? बताओ। 12वीं समिट। कौन सी है? 12वां, ठीक है, संस्करण। कहाँ ये कब हो रहा है? बताओ। नवंबर में, नवंबर, ठीक है। कौन सा? ब्रिक्स का, हमेशा याद रखना। अच्छा, इसमें ब्रिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो मैं बता देता हूँ। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इन देशों के नाम पर है, सॉरी,
BRICS। ठीक है, बी से क्या बनता है, ब्राजील बनता है, आर से रशिया बनता है, आई से इंडिया बनता है, सी से चाइना बनता है और एस से क्या बनता है, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इस देशों के पहले अक्षर हैं, ठीक है, जो इसके ब्रिक्स से निकले हुए हैं। ठीक है, ब्रिक्स नाम ही इन देशों के पहले अक्षरों से पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स का जो शुरुआत हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी बताओ, 2009 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 2009 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, तो इसके जो सदस्य थे वो सिर्फ कितने थे, एक मिनट, इसके 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके 4 ही सदस्य थे। कौन कौन से, ये शुरू के, ब्रिक। तो इसका जो नाम था पहले क्या था, क्या था, ब्रिक था। क्या था, ब्रिक था। जब इसके 4 सदस्य थे, कौन कौन से थे, BRIC, भारत, वो सॉरी, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, साउथ अफ्रीका को 2010 में इसमें शामिल किया गया और इसकी इसमें जो सदस्य हो गए, कितने हो गए ब्रिक्स में, फिर कितने सदस्य हो गए, 5 हो गए। कितने हो गए, 5 सदस्य। अच्छा, ये जो सदस्य हैं, ये सदस्य देश हैं, ये विकसित और विकासशील देश हैं। हमेशा याद रखना, ये कौन कौन से देश हैं, विकसित और विकासशील देशों का समूह है ब्रिक्स। और बहुत बड़ा ये समूह है, मैं तुम्हें बता देता हूं इसके बारे में। जो विश्व की 42% पॉपुलेशन है, विश्व की 42% जनसंख्या, ठीक है, इन 5 देशों में निवास करती है। याद रख लेना इस चीज को, इस क्वेश्चन को। ठीक है, विश्व की 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं ये 5 देश, BRICS। ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में आया था। पहले 4 ही थे, जिससे इसका नाम क्या था, ब्रिक था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका आ गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, और ये विश्व की 42% पॉपुलेशन, ठीक है, आबादी रखने वाले देश हैं ये 5 देश। याद रखना, बहुत बड़ी इनकी मतलब इकोनॉमी है। ठीक है, और ये विकासशील और विकसित देशों का इसमें क्या है, जो इंडस्ट्रियल जो देश हैं, जो औद्योगिक रूप से बहुत ज्यादा डेवलप हैं, उनका ये समूह है। ठीक है, इसे R5 के नाम से भी जानते हैं। इसको ब्रिक्स को क्या, किस नाम से भी जानते हैं बताओ, R5। R5 नाम क्यों देते हैं इसको, ब्रिक्स जो समूह है इसको R5 के नाम से भी जानते हैं। वो क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो देश हैं ब्रिक्स के, ब्राजील हुआ, रूस हुआ, इंडिया हुआ, चाइना हुआ और दक्षिण अफ्रीका हुआ, इनकी जो करेंसी है, इनकी जो मुद्रा है, उनका जो पहला अक्षर है वो R से स्टार्ट होता है। ठीक है, किससे स्टार्ट होता है, R से। ठीक है, भारत की जैसे रुपया है, ऐसे ही चाइना की क्या है, चाइना की करेंसी का क्या नाम है, यू यूनान, सॉरी, ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है, चाइना की करेंसी का नाम है। ठीक है, मैं देख के बताऊंगा, जिस दिन करेंसी की पूरी वीडियो डाल दूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी सबमिट हुई। ठीक है, यहाँ से करेंसी से क्वेश्चन आता है, मैं उसकी पूरी वीडियो बना दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है, और मैं इसके बारे में बता देता हूँ, ये जो सम्मेलन है, ठीक है, ये जो सम्मेलन है इसके बारे में बताता हूँ। ब्रिक्स जो सम्मेलन है, इसका जो पहला संस्करण था, प्रथम, वो कहाँ हुआ था बताओ, वो हुआ था रूस में। ठीक है, और इससे पहला वाला जो हुआ था वो 11th, 11वां, वो कहाँ हुआ था बताओ, ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहाँ हुआ था, ब्राजील। नहीं आई बात समझ में, ठीक है, ब्रिक्स तुम्हें समझ में आ गया। कब स्थापना हुई, स्थापना वर्ष इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका और आ गया। ठीक है, उसके बाद इसे R5 भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, इसकी जो करेंसी है इन देशों की, R से स्टार्ट है। ठीक है, और पहला संस्करण इसका रूस में हुआ था, और 11वां इससे पहला जो था वो ब्राजील में हुआ था। ये वाला 12वां संस्करण है। ठीक है, और ये 42
परसेंट जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी थीम वगैरह पूछ ली जाती है, वो इसमें बता देता हूँ। ब्रिक्स समिट 2020 को 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स समिट जो 2020 है, इसका 12वां संस्करण 17 नवंबर 2020 को होगा। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम पूछी जाती है एग्जाम में, क्या है ब्रिक्स की? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इस बार का जो सबमिट होने वाली है, उसकी जो थीम आ सकती है एग्जाम में, वो है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी एंड शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ठीक है। इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ब्रिक्स सदस्य देश मैंने बताए हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्ष 2020 में ब्रिक्स देशों की बैठक का जो चेयरमैन देश है ब्रिक्स देशों की, इस बार जो बैठक हो रही है, जो 12वां संस्करण है, 12वां संस्करण, ठीक है, वो कहाँ होने वाला है? रूस में होने वाला है। और पहला भी कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, याद रखना। दूसरा कहाँ हुआ था? वो सॉरी, पहला रूस में हुआ था, और जो 11वां था इससे पहले वाला, वो ब्राजील में हुआ था। इस बार फिर रूस में हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु, क्या नाम है? डिजिटल सेवा सेतु, ठीक है, ये कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किया है? ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क के माध्यम से राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत, यहां से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ये कीवर्ड है, ठीक है। ग्राम पंचायत से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए एक एक इंटरनेट सेवा शुरू की है, जिसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु। कार्यक्रम को लॉन्च किया है, इसका नाम है इस राज्य का गुजरात, ठीक है। इन्होंने जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, और साथ में क्या हुआ है, उन्हें उनसे डायरेक्ट बातचीत करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, जिसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु, ठीक है। वहां पे कोई भी इंस्ट्रक्शन ये बहुत जल्दी से ट्रांसफर कर सकते हैं ग्राम पंचायतों तक। पहले अब क्या होता है, पहले मतलब कि सीएम ऑफिशियल नोटिस निकालेगा, वो वहां तक डीएम तक पहुंचेगा, डीएम मतलब सारे लोगों को ट्रांसफर करेगा। अब क्या है, इस नेटवर्क के माध्यम से जो सीएम है वो डायरेक्ट, ठीक है, एप्लीकेशन से सीधा कनेक्ट होकर, ठीक है, और सारे ग्राम पंचायतों के जो प्रधान हैं या जो ब्लॉक प्रमुख है, वहां तक ये अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये गोवा राज्य सरकार का मैंने इसमें लोगो डाल दिया है, ठीक है। ये डिजिटल सेवा सेतु है, रूरल एरियाज के लिए है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए ये चीज बनाई गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है जो पहुंचनी चाहिए। ये कपास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कपास दिवस, विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। उत्पाद का ब्रांड नाम क्या है? इसमें ब्रांड का नाम पूछा है। जो भारतीय कपास है उसको विश्व कपास दिवस पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया है। भारत की जो कपास को उसका एक ब्रांड नाम रखा गया है उस उत्पाद का, ठीक है। तो उस ब्रांड का क्या नाम है बताओ? उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। क्या नाम है उसका? कस्तूरी कॉटन। कॉटन मतलब कपास, कस्तूरी कपास, ठीक है। अब कपास से रिलेटेड मैं तुम्हें आपको कुछ फैक्ट बताता हूं। ये तो तुम्हें याद हो गया, विश्व कपास दिवस पर ये हुआ था, ठीक है। और ये कस्तूरी कपास, इसको ब्रांड नाम दिया गया है। अब कपास से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ खबर। कपास, कपास कैसी फसल है बताओ? नकदी। कौन सी फसल है? नकदी फसल। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो उसमें गेहूं रख दिया जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज रख दी जाएंगी, चना रख दिया जाएगा, एक कपास ऑप्शन होगा, ठीक है। ये नकदी फसल है। और गन्ना भी नकदी फसल है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कौन सी? गन्ना भी नकदी फसल है। कौन सी? गन्ना, ठीक है।
ये भी नकदी फसल में आता है। इससे कपास की, अच्छा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है बताओ? मिट्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी यूज होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी। ठीक है। और इसका जो कपास का जो कुल है, कुल मतलब इसकी जो क्या कहते हैं, कुल कहते हैं ना, जैसे हम कौन से कुल में पैदा हुए हैं, तो इसका जो कुल है वो कौन सा है? मालवारी। ठीक है, माल बेसी, माल बेशी। कौन सा है इसका कुल? मालवेशी। मालवेशी कुल की किस्म है ये कपास। ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको सफेद सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफेद सोना। क्योंकि सफेद सोना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज्यादा, इससे क्या होता है? सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं। कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। ठीक है, क्या बनता है? सूती वस्त्र। और इसको सफेद सोना भी कहते हैं। और सूती वस्त्र के लिए, ठीक है, क्या कहते हैं? सूती वस्त्र के लिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। अहमदाबाद। अहमदाबाद को क्यों मैनचेस्टर कहते किसे हैं? जहां पर सूती वस्त्र का काम ज्यादा होता हो, उसको कहते हैं हम मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। ये कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, तो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं इससे। ठीक है। और काली मिट्टी यूज होती है। और कपास में क्या पाया जाता है? ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है कपास में। इंपोर्टेंट है। भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है कपास उत्पादन में, वो कौन आगे है बताओ? जब मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? अहमदाबाद को कहा जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा कपास होगी, सूती वस्त्र बनेंगे। तो सीधी सी बात है, भारत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य होगा कपास की खेती में? बताओ। भारत में प्रथम, बताओ कौन सा राज्य है? कौन सा होगा? गुजरात। ठीक है। और इसके बाद विश्व में देख लेते हैं। विश्व में कपास खेती में के उत्पादन में प्रथम, बताओ कौन प्रथम है विश्व में? कोई बताएगा? विश्व में प्रथम है भारत। कौन है? भारत। अभी क्या हुआ था, पहले चाइना हमसे आगे था। ठीक है, दूसरे पर आता है चाइना, सेकेंड, फर्स्ट। ठीक है, दूसरे पर चाइना आता है। ठीक है, अभी क्या हुआ था, भारत जो प्रोडक्शन करता है पूरे विश्व का, वो 6000 मिलिट्री टन, 6100 कुछ मीट्रिक टन है। 6.1 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन का प्रोडक्शन करता है। ये 1000 मीट्रिक टन है, सॉरी 6.1, इतना याद रख लो बस। 6000 मीट्रिक टन है। और चाइना 5999 के आसपास है। ठीक है, 5999 के आसपास है, इतने 1000 मीट्रिक टन। लेकिन भारत उससे आगे है, 6000 से ऊपर है भारत। तो भारत पहले स्थान पर है प्रोडक्शन में कपास के। ठीक है, कपास खेती में, कपास के उत्पादन में। और भारत में कौन सा राज्य है? वो गुजरात है। और विश्व में भी भारत पहले नंबर। ठीक है। अच्छा एक बात, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, केंद्रीय, ओहो ये क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, ये कहाँ पहुंच गया? ये क्या हो गया? चलो मैं वहीं पहुंचते हैं दोबारा से। हाँ देखो, मैंने क्या बताया? भारत पहले नंबर पे है विश्व में। और भारत में प्रथम कौन सा स्टेट है? गुजरात। ठीक है, याद रखना इस चीज को। और मैं बता रहा था, केंद्रीय, केंद्रीय जो सेंट्रल का अनुसंधान केंद्र है, इस पे जो शोध करता है,
वो कौन सा है बताओ, वो कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर है बताओ, नागपुर। कहां पर है, नागपुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र संस्थान या फिर केंद्र कहां पर है, नागपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या थी। ये तो मैंने जो बता दिया वो याद ही रखना। और क्या है इसमें, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी। अभी अभी कौन है कपड़ा मंत्री, पूछ लिया जाएगा कपड़ा मंत्री कौन है, हमारी स्मृति ईरानी। ठीक है, ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से द्वितीय विश्व कपास दिवस, कौन सा विश्व कपास दिवस मनाया गया था, द्वितीय, पर दूसरा, ठीक है, पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो कस्तूरी कपास लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ब्रांड नाम दिया है हमारी कपास को, भारतीय कपास को, कस्तूरी कपास। भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। अब भारत का जो कपास मतलब एक्सपोर्ट होगा और कंट्रीज में, तो उसे किस नाम से जानेंगे, जो भारत का जो अच्छा वाला कपास है उसे किस नाम से जानेंगे, कस्तूरी कपास के नाम से। ठीक है, ये याद रखना। अब सुपर कंप्यूटर से एक क्वेश्चन है एग्जाम में, कंप्यूटर का क्वेश्चन सुपर टेट में जरूर आता है, ये ध्यान रख लेना, और यूपी टेट में भी। ठीक है, भारत के सबसे बड़े HPC-AL सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, इनको याद रखना, सीडैक की फुल फॉर्म। और सीडैक एक अच्छी कंपनी है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, सीडैक की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, सीडैक द्वारा कमीशन किया गया है। भारत के सबसे बड़े HPC-AL सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है बताओ, परम सिद्धि। क्या नाम है इसका, परम सिद्धि। परम सिद्धि जो सीडैक ने लॉन्च किया है, ये सबसे बड़ा HPC-AL सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, भारत का परम सिद्धि। और विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कौन सा है बताओ, बड़ा विश्व में सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बताओ कौन सा है, वो है जापान का। कहां का है, जापान का, FUGAKU, फुगाकू। क्या नाम है उसका, फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। ये कहां का है, जापान का। कहां का है, जापान का। ये सुपर कंप्यूटर है विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, और इसका जो नाम था वो माउंट फिजी के नाम पर रखा गया था, माउंट फिजी। ठीक है, फ्यूजी। ठीक है, एक जापान में क्या है, एक माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी है। ठीक है, किस नाम से है, माउंट फ्यूजी, FUJI, फ्यूजी। ठीक है, इस नाम से ज्वालामुखी है, और ये कौन सी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव यानी कि सक्रिय, वो कभी भी फूटती रहती हैं, कभी भी उसमें से लावा निकलता रहता है। ठीक है, तो ये माउंट फ्यूजी एक ज्वालामुखी है, माउंट फ्यूजी ही पर्वत पर है। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी कहां पर है। ठीक है, फ्यूजी ज्वालामुखी तो हमेशा याद रखना कहां पर है, जापान में। ठीक है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था फुगाकू। क्या नाम रखा गया था, फुगाकू। विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। WHO द्वारा वर्ष के किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, क्या फुल फॉर्म है इसकी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के किस दिन को विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में किस दिन, कौन सा दिन मनाया जाता है, 7 अक्टूबर। कौन सा दिन, 7
अक्टूबर। याद रखना, वर्ल्ड कॉटन डे। ये कॉटन इस तरीके से होती है, ठीक है। कॉटन की दो ही किस्में होती हैं, हमेशा याद रखना, दो ही होती हैं। क्वाड देश, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड देशों, क्वाड मतलब होता है, क्वाड यानी कि चार का ग्रुप होता है। कहते हैं ना मोबाइल के पीछे आ रहे हैं कौन से पहले ट्रिपल कैमरा था, फोन थे, अब कौन से आ रहे हैं, क्वाड कैमरा फोन आते हैं, ठीक है, चार कैमरे वाले। ठीक है, तो क्वाड देशों, जिसमें जो चार चार देशों का समूह होता है उसे क्वाड देश कहते हैं। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है, कौन से देश समूह के सदस्य हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा क्वाड कंट्री, कौन कौन से देश आते हैं क्वाड कंट्री में, तो इंडिया है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखना कौन कौन से हैं, इंडिया, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, AUS, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वाड कंट्री देश हैं। और इनकी जो बैठक हुई थी इनके विदेश मंत्रियों की, वो क्यों हुई थी, जापान के टोक्यो में। कहाँ हुई थी, टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी चार क्वाड देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी, जब कोरोना वायरस की महामारी चल रही थी उसके दौरान जो इनकी ट्रेडिंग थी उस पर क्या पड़ रहा था, फर्क पड़ रहा था। उससे क्या हो रहा था, इनकी ट्रेडिंग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था उसमें नुकसान हो रहा था। उस चीज पर इन्होंने क्या की थी, बैठक की थी, वहां पर इन्होंने कोई रूल बनाए होंगे। ठीक है, तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, बिल्कुल फ्री ट्रेड करने पर इन्होंने मंजूरी की थी, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, ठीक है, पर विचार विमर्श किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक है, किसके अंडर में आती है, सारी बैंक है किसके अंडर में आती है, RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो SBI भी किसके अंडर में आएगी, RBI के। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी बैंक है कौन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, अभी नए चेयरमैन का अनाउंस किया गया है, वो कौन है बताओ, कौन है, दिनेश कुमार खारा। कौन है, दिनेश कुमार खारा, ये इसके अभी चेयरमैन बनाए गए हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है, इससे पहले कौन से थे, रजनीश कुमार। कौन से थे, रजनीश कुमार। ठीक है, कौन थे, रजनीश कुमार। और SBI की जो स्थापना हुई थी, SBI की स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई, सॉरी 1 जुलाई 1955 को। कब हुई थी स्थापना, 1 जुलाई 1955 को SBI की। ठीक है, तो SBI के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं, दिनेश कुमार खारा। इन्होंने किसकी जगह ली है बताओ, किसको सक्सीड किया है इन्होंने, सक्सीड किया है इन्होंने रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार पहले चेयरमैन थे, अब इनकी जगह दिनेश कुमार खारा आ गए हैं। ये इनका फोटो है और SBI का लोगो मैंने लगा रखा है, आप फोटो देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से हैं रजनीश, ये कौन है, ये खारा है, खारा जी। ठीक है, दिनेश कुमार खारा जी, और इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। ठीक है, SBI 1955 में बनी थी, 1 जुलाई 1955, इसकी स्थापना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है। मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है बताओ, कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को। कौन कौन है, हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, ठीक है, और माइकल ह्यूटन। ठीक है, इन्हें संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। कौन कौन से, हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन, ब्रिटेन के हैं। इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, याद रखना। यह पुरस्कार इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया। किस लिए, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसकी खोज के लिए, जो हेपेटाइटिस सी है उसका जो वायरस है उसकी खोज के लिए दिया गया है। बी नहीं, सॉरी, हेपेटाइटिस सी। किस लिए, हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है उसकी खोज के लिए दिया गया है।
हमेशा याद रखना। ये नोबेल प्राइज का जो लोगो है इस तरीके से। किस राज्य की लाल मिर्च, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। किस राज्य की लाल मिर्च, लाल चेरी मिर्च, जिसका नाम क्या है, डाले खुरसानी, क्या नाम है इसका, डले खुरसानी। किस राज्य की लाल मिर्च है ये डले खुरसानी, को जीआई टैग, भौगोलिक टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग होता है ये, ठीक है, ये किसी भी उत्पाद को दिया जाता है जो जैसे सब्जी वगैरह हुई उनको ये टैग दिए जाते हैं। तो जीआई टैग होता है, ज्योग्राफिकल टैग होता है, भौगोलिक टैग। इस ये किस लाल मिर्च, लाल चेरी मिर्च को दिया गया है, वो सॉरी लाल चेरी मिर्च डाले खुसरानी खुरसानी को दिया गया है। ये कौन से राज्य की है बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य की है ये, सिक्किम। कौन से राज्य की है ये, सिक्किम। सिक्किम, ठीक है, याद रखना। सिक्किम राज्य की ये लाल मिर्च है, कौन सी, लाल चेरी मिर्च डाले खुरसानी इसका नाम है। क्या नाम है इसका, डाले खुरसानी। क्या नाम है, डाले खुरसानी। याद रखना कौन से राज्य की है, सिक्किम। ये वो मिर्च है डाले खुरसानी, ठीक है, इस तरीके से है। इसको जीआई टैग मिला है, याद रखना जीआई टैग। इसको जियोग्राफिकल टैग कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्योग्राफी माने भूगोलिक, ठीक है, यानी कि भूगोल, भूगोलिक टैग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष, प्रतिवर्ष किस सप्ताह को मनाया जाता है। मैंने पीछे ये क्वेश्चन डिस्कस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस डे, ठीक है। वर्ल्ड स्पेस डे किस दिन मनाया जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस दिन मनाया जाता है, कौन से सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। वो सप्ताह पूरा पूछा गया है कि कौन सा है, 4 अक्टूबर से वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इसका लोगो था वर्ल्ड स्पेस डे, और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है। क्या मैंने पीछे बताई है, सैटेलाइट इंप्रूव्स लाइफ, ठीक है, सैटेलाइट इंप्रूव्स लाइफ। ये वर्ल्ड स्पेस वीक जो था 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, उसका थीम थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का 21, ठीक है। 21 आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सीट तो 25 की थी, लेकिन 21 ही मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल पाए, ठीक है। कोई नहीं, आगे और डिस्कस करेंगे, अगली अगली सीट लेकर आएंगे तो, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पूछा जाता है एग्जाम में, कितने लोगों को प्रदान किया गया है, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। तो ये 3 लोग कौन कौन से हैं बताओ। ये 3 लोग, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले 3 लोग, रोजर पेनरोज, ठीक है, और राइन हार्ड गेंजल, ठीक है, और इंड्रिया घेज, ठीक है। रोजर पेनरोज, राइन हार्ड गेंजल और इंड्रिया घेज, ठीक है। इनको क्या मिला है, ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये कौन देती है, मैंने बताया था तुम्हें, ये स्वीडन एकेडमी देती है। कौन देती है, स्वीडन एकेडमी, जो साइंस एकेडमी है स्वीडन की, वो देती है। और नॉर्वे वाला जो शांति का देती है, ठीक है, शांति वाला पुरस्कार कौन देता है, नॉर्वे की। ये जो मैंने पीडीएफ है, ये जो समझा रखी है, ये पूरी पूरी पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पर, जो जिसका नाम क्या है, स्टडी विद पुनित, ठीक है। किस नाम से है हमारा टेलीग्राम चैनल, स्टडी विद पुनित के नाम से है। ये है टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, इस चैनल को सर्च कर लेना। और यूट्यूब अगर हमारा आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट के नाम से, बेल आइकन दबा लेना। और अगली वीडियो लेकर आते हैं, अगली नई क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।